गाइस वेलकम बैक। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, आइए देखिए सास भी कभी बहू, आइए। आओ। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू। अपन ने जितना पढ़ा था वो तो पढ़ लिया, आगे बढ़ते। ओके कूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब फटाफट से हो जाएगा, अब इतना कुछ है नहीं, ठीक है? सुनो, अब अपन ने क्या डिस्कस किया था सबसे पहले कि एप्लीकेशन ऑफ इंडेस चार अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। कंपनीज के लिए अलग, बैंक्स के लिए अलग, एनबीएफसी के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, ठीक है? तो अब सुनना, ये अगला पॉइंट क्या बोलता है। अपन ने क्या डिस्कस किया था, अगर आपका एप्लीकेबल तो आपके पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट सबको एप्लीकेबल, ठीक है? लेकिन अगर आपका पेरेंट या सब्सिडरी या एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कोई बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी है, वापस से, अगर आपका पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर कोई बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी है, तो उस केस में हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे या फिर ई बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी का रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया देखेंगे। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो कंपनीज के लिए हो रहा है। बैंक्स के लिए अलग डेट है, एनबीएफसी के लिए अलग डेट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग डेट है। तो मान लो आपने ने एग्जांपल जो किया था, अब इसमें जो एक्स की जो सब्सिडी है ए लिमिटेड, ऐसा मान लो ए लिमिटेड एनबीएफसी है, तो अब ए को हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे बिकॉज एक्स को एप्लीकेबल है इसीलिए, या ए क्योंकि एनबीएफसी है तो एनबीएफसी का क्राइटेरिया चेक करना चाहिए हमको। बताओ क्या करें तुम्हारे हिसाब से, ए को डायरेक्ट अप्लाई करें बिकॉज ऑफ एक्स, या वी हैव टू चेक द क्राइटेरिया ऑफ एनबीएफसी? तो स्टैंडर्ड बोलता है, या इस केस में रोड मैप बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर इन तीन में से कुछ है तो उस केस में आप उसकी रिस्पेक्टिव डेट्स देखोगे, उस केस में आप डायरेक्टली अप्लाई मत करना। बराबर? देखो क्या बोलता है, if it is a bank, insurance, NBFC, then index to such companies is applicable from the respective date। उस केस में आप क्राइटेरिया चेक नहीं करोगे, एकदम सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर? डू नॉट चेक द क्राइटेरिया इन दैट केस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट्स। लॉजिकल भी है वो चीज, ठीक है? आगे, उसके अलावा कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमने क्या बोला, अगर आप लिस्टेड हो तो आपको इंडेक्स एप्लीकेबल है, लेकिन लिस्टेड किधर? अगर आप एसएमई के ऊपर लिस्टेड हो, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां कौन सी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़, ऐसे छोटी छोटी कंपनीज होती है। बराबर? क्या? तो अगर आप एसएमई के ऊपर लिस्टेड हो ना तो आपको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है। मतलब लिस्टेड का मतलब वो एसएमई वाला लिस्टिंग नहीं है, जो बड़ा आपका स्टॉक एक्सचेंज है वहां लिस्टेड हो तो अलग बात है। एसएमई पे लिस्टेड हो तो इंडेक्स मत अप्लाई करना फिर, ठीक है? क्योंकि एसएमई वाली कंपनी कौन सी है बाबा, जिसका टर्न नेटवर्थ ही बहुत कम है, 10 करोड़ 20 करोड़ वैसा है। समझ रहे हो? यस। उसके अलावा कंपेरेटिव्स भी आपको देना पड़ेगा एज पर इंडेक्स, उसके अपन ने बात कर ली थी। तो फॉर एग्जांपल आपका करंट ईयर 17-18 है तो आपका प्रीवियस ईयर से भी आप इंडेक्स अप्लाई करोगे, दैट इज 16-17। मतलब बेसिकली आपने इंडेक्स भले करंट ईयर में आपको अप्लाई हुआ है, भले ही आपको इंडेक्स करंट ईयर में एप्लीकेबल हुआ है, फिर भी आपने इंडेक्स कब से अप्लाई किया है? फिर भी आपने इंडेक्स प्रीवियस से अप्लाई किया है ना? तो वो बोलता भी है, देखो एग्जाम कंपेरेटिव्स आर आल्सो बी प्रेजेंटेड। एग्जाम्पल, अ कंपनी अडॉप्टेड इंडेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 14, तो 14-15 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना? हेंस इट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फर्स्ट इंडेक्स फॉर 14-15 विद कंपेरेटिव्स ऑफ 13-14 एंड द डेट ऑफ ट्रांजिशन विल बी 1 अप्रैल 13। सर ये कैसे आया? ऐसा मान लो एप्लीकेबल करंट ईयर से हुआ बट अप्लाई आपने प्रीवियस ईयर से भी किया, तो जो प्रीवियस ईयर का डे 1 होता है ना उसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन। ये चीज बहुत सारे इंडेक्स में आगे आएगी, वहां अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। बट ऐसा मान लो आपको जिस साल में एप्लीकेबल हुआ उसका कंपेरेटिव आपने एज पर इंडेक्स दिया, तो कंपेरेटिव का जो फर्स्ट डे है उसको बोलते डेट ऑफ ट्रांजिशन, वहां से भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कंपनीज अभी ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इतना डिस्कस करने के बाद भी अगर आपको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आप क्या फॉलो करोगे? आप एएस फॉलो करोगे। कंपनीज नॉट कवर्ड अबोव शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का उस केस में। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? यस, सिंपल है। बराबर? तो जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस किए उसमें इतना कुछ क्रिटिकलनेस है नहीं, दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स, ठीक है? चलो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। एक सेकंड रुक जाना, ये बार बार क्या हो जाता है, रुको रुको। हाँ चलो आगे बढ़ू। यस आगे बढ़ो सर, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला पॉइंट, अब अपन बोल रहे थे ना अपन ने जो डिस्कस को कंपनीज के लिए था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी का क्या क्राइटेरिया है? तो सुनो ये तो बहुत सिंपल है। बैंकिंग के लिए डेट पहले कुछ और थी बट वो डेट कैंसिल करके डिफर कर दिया गया, तो बैंकिंग को आज के टाइम पे इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, इट हैज बीन डिफर्ड
अंटिल फर्दर नोटिस। बैंक को जब अप्लाई होना होगा तो उन लोग नोटिस ले आएंगे कि आज से एप्लीकेबल है ऐसा करके, ठीक है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी सेम, डिफर्ड द इंप्लीमेंटेशन अंटिल फर्दर नोटिस, अब तक उसको अप्लाई नहीं किया गया, बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस को एक्चुअली इसकी डेट निकल चुकी थी पता है पहले, बट उस दिन पे फिर देखा कि भाई इनको अप्लाई करवाना आज के टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है इनके अकाउंटिंग के अंदर अगर इंडेस अप्लाई कर देंगे तो बोला तुम रुको, तुम अपना नॉर्मली फॉलो करते हुए चलो, अभी तुम इंडेस मत फॉलो करो, ऐसा, ठीक है। व्हाट अबाउट एनबीएफसीज? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बराबर। तो इसके लिए अपने को डेट दिया गया है, बराबर। क्या डेट है सुनो, एनबीएफसी के लिए वॉलंटरी नहीं है। अच्छा बाय द वे एक बात बता दूं मैं, कंपनीज के केस में वॉलंटरी था ना, बैंकिंग इंश्योरेंस एनबीएफसी के केस में वॉलंटरी नहीं है। यू कैनॉट अप्लाई वॉलंटरीली इन केस ऑफ बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी। सर कहां लिखा हुआ है? नीचे लिखा गया है, बट बता के रख रहा हूं आपको। तो एनबीएफसी में डेट क्या है? फेज 1 1 अप्रैल 18 से शुरू होता है और फेज 2 1 अप्रैल 19 से शुरू होता है। फेज 1 का क्राइटेरिया लिमिट जो है वो सेम है कंपनीज वाला, फेज 2 का जो लिमिट है वो सेम है कंपनीज वाला। कंपनीज में आपने क्या पढ़ा था? लिस्टेड अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो फेज 1 में, लिस्टेड अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो फेज 2 में। अब इसकी डेट क्या है? 18-19। सर डेट तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, याद कैसा रखेंगे? मैं आपको एकदम सिंपल से ट्रिक देता हूं, सुनना। सिर्फ एक डेट याद रखो, एक डेट। कौन सी थी? 1 अप्रैल 15 वाली कंपनीज की डेट, ये याद है आपको? 1 अप्रैल 15 वाली डेट याद है आपको? अब सुनो डेट कैसे याद रखेंगे, सिंपल है। 1 अप्रैल 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे हर साल की डेट लिख दो, लाइन से लिख दो डेट, बराबर। ये क्या है? ये कंपनीज वाला वॉलंटरी, ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी, ये दोनों, बराबर। 15, 16, 17 कंपनीज का हो गया, बस उसके बाद के साल 18, 19 इस फॉर एनबीएफसी। अरे ऐसे याद रखो, बहुत इजी है। वापस है 15, 16, 17, 18, 19। 15 वॉलंटरी कंपनी का, 16, 17 मैंडेटरी कंपनी का, हो गया। अब एनबीएफसी में से मैंडेटरी है तो 18, 19 से मैंडेटरी है। 18 फेज 1, 19 फेज 2। 18 का लिमिट वही लिस्टेड अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। 19 का फेज 2 क्या क्राइटेरिया? ऑल लिस्टेड खत्म, अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। 15, 16, 17, 18, 19 याद रहेगा ये वाला पार्ट? क्या पक्का याद रहेगा ना? ठीक है सर, आगे। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे सर ये वाला पॉइंट एक बार बता दो वापस से, ये वाला ऊपर वाला मैं आके बता दूंगा, जब रिवाइज करूंगा तो बता दूंगा, चिंता मत करो। वो वाला पार्ट ये तुमको समझा गया? यस ठीक है। अब तो बैंकिंग इंश्योरेंस तो हटाई दो साइड में, उसको तो एप्लीकेबल अब तक किया नहीं है। एनबीएफसी की बात करते हैं। इसमें नेटवर्थ कब से चेक करेंगे? तो इस केस में नेटवर्थ चेक करना शुरू करना 31 मार्च 16 एंड देयर आफ्टर से। कंपनीज वाले केस में था 31 मार्च 14 एंड देयर आफ्टर से, इसमें 31 मार्च 16 एंड देयर आफ्टर से, ठीक है, ध्यान रखना। सर अब ये कैसे याद रहेगा? जब से आपका फेज 1 है उसके 2 साल पहले से चेक करना शुरू करने का। तो यहां फेज 1 16 का था तो 2 साल पहले 31 मार्च 14, यहां फेज 1 18 का है तो 2 साल पहले 31 मार्च 16। याद रखने का ऐसे ट्रिक्स बना लिया करो छोटे छोटे, ठीक है। चलो आगे। इस केस में वॉलंटरी अडॉप्शन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बैंक्स इंश्योरेंस एनबीएफसी, क्लियरली बोला गया है। उसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेस। छोटे छोटे बैंक्स होते हैं यार, कोऑपरेटिव बैंक आपने देखा रहेगा ना, घर के बाहर भी बैंक रहते हैं आपके, तो उनको इंडेस अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहां भी सेम पॉइंट, अगर आपका एप्लीकेबल तो आपके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर सबको एप्लीकेबल, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा जब दोगे तो कंपेरेटिव भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कंपेरेटिव भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है म्यूचुअल फंड को लेकर। आपने कंपनीज का बात किया, एनबीएफसी का बात किया, बैंक का बात किया, इंश्योरेंस कंपनी का बात किया। अब ये नया वाला पार्ट ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। आपका न्यू सिलेबस है ना एफआर में, तो न्यू सिलेबस में पॉइंट ऐड किया गया है, बराबर। क्या ऐड किया गया है? इंडेस रोड मैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड के इंडेस अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां बोला गया है, सेबी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई म्यूचुअल फंड को भी इंडेस अप्लाई करना है, और उनका फॉर्मेट वगैरह क्या रहेगा वो प्रिस्क्राइब किया गया है इन द नोटिफिकेशन एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23। सिर्फ इतना आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड को इंडेस अप्लाई हो चुका है 1 अप्रैल 23 से, उनका फॉर्मेट वगैरह उसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। सर हमको पढ़ना है कि इनका फॉर्मेट वगैरह? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड को इंडेस एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 23, बस इतना मालूम करना है। इनको फॉर्मेट क्या है अलग अलग वो अपने को नहीं पढ़ने का जरूरत है, बराबर। आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट? क्या? यस सर, ठीक है। अब अपना है ना ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मेरे को एक बार आपको रिवाइज कराना है सारे कंसेप्ट,
है ना, और जो मतलब बीच में रहेगा ना, किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझा नहीं तो वहां समझ आ जाएगा आपको वापस से। और एक बार मैं आपका ओरल टेस्ट फटाफट से ले लूंगा, ठीक है, एक बार ओरल टेस्ट ले लूंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा, वो अपना क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन पे जम मार जाएंगे। क्या कहते हो गाइज? गाइज आर यू रेडी गाइज? यस, अरे यस और नो, अरे यस नो बोलो, अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो विद वन 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 वे over the hill we go laughing all the way one 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 way may you jingle bell jingle all the way Santa Claus हमको मुंह मांगे गिफ्ट देंगे, हम जो भी मांगेंगे वो हमको दे देंगे, तुम कितने सेल्फिश हो। नहीं, मैं कहां से कहां निकल लिया। एनीवेज चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ फटाफट से। चलो सुन लो मैं क्या रिवाइज कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपनीज वाले केस में देख लो एप्लीकेबिलिटी। एक काम करो, मैं क्या रिवाइज कर रहा हूं आप पढ़ो, है ना। कंपनीज वाले केस में फटाफट से देखते हुए चलो, मैं सर्कल करो, देखते हुए चलना है, फिर आपका ओरल टेस्ट लूंगा। वॉलंटरी बेसिस, मैंडेटरी बेसिस, डेट याद रहेगा, फेज 1 फेज 2, नेटवर्थ क्राइटेरिया याद रहेगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट, नेटवर्क कब से चेक करना शुरू करेंगे? फेज 1 के 2 साल पहले से, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है सर, याद रहेगा। आपको एप्लीकेबल तो आपके पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर का एप्लीकेबल, लेकिन आपके फेलो सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं होगा। फेलो सब्सिडरी नॉट कवर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा सीएफएस, एसएफएस दोनों पे इंडेक्स अप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपका पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कोई बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी है तो तुरंत अप्लाई मत करना, उस केस में आप उनका रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया चेक करना, सिंपल। उसके बाद अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो मत अप्लाई करना इंडेक्स। अप्लाई करोगे तो कंपेरेटिव्स भी एज पर इंडेक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। ओके, कंपेरेटिव्स सॉरी, जिसको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं उसको एएस फॉलो करना है। बैंकिंग वाले केस में अभी तक अप्लाई नहीं किया गया, इंश्योरेंस वाले केस में अभी अप्लाई नहीं किया गया है। एनबीएफसी में 2 फेज है, फेज 1 फेज 2। डेट कैसे याद रहेगी? कंपनीज का शुरू कब था? 15, 16, 17, 3 था बस। 17 के बाद कौन सा आता है? 18, 19, तो 18, 19 इज फॉर एनबीएफसी। 18 फेज 1, 19 फेज 2, ठीक है। फेज 1 में वही लिस्टेड, अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 500, फेज 2 में ऑल लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, सिंपल। क्लियर वाला पार्ट? अच्छा, बाकी तो सारे पॉइंट सेम थे, कुछ नया पॉइंट नहीं था इसके अंदर। म्यूचुअल फंड को भी अप्लाई हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 23, उनका फॉर्मेट दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा नेटवर्थ एज पर एएस चेक करना है। कैसे चेक करना है? नेटवर्थ एज पर एएस चेक करना है। अब आखिरी पॉइंट, नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? ये एज पर एएस ही है, ठीक है। ये तुमको, अगर तुमने एएस पढ़ रखा है तो तुमको आना चाहिए। ये यहां सिर्फ मेंशन किया गया है। एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है नेटवर्थ के ऊपर कि नेटवर्थ कैलकुलेट करके बताओ, तो एज पर एएस अपने को चेक करना होता है। और एज पर एएस नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है, एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या बोलता है सुन लो। कैपिटल, इसमें आता है कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब उसमें आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना, वो सब आ गया उसके अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। उसके अलावा एएस में पता है देयर कुड हैव बीन सम एक्यूमुलेटेड लॉसेस या डिफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन रिटर्न ऑफ। ये क्या होते हैं? अरे वो होते थे ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह जो अपन राइट ऑफ नहीं करते थे तो असेट साइड में दिखाते थे, वो सब। तो अगर ये कुछ रहेगा तो माइनस करना, ठीक है। तो आपको है ना सिर्फ एक बार पढ़ के रखो, एक बार आंखों के ऊपर से देखा हुआ रहेगा तो भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कैपिटल, रिजर्व, सारे रिजर्व पॉजिटिव ऐड करना, सारे नेगेटिव रिजर्व माइनस कर देना। अब इसमें काम की बात क्या सुनना, ये वाली क्या है इसके अंदर? नेटवर्थ डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाले रिजर्व आपको इग्नोर करना है। इग्नोर दीज रिजर्व्स। कौन से रिजर्व इग्नोर करना है? रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जैसे आपने अगर एएस 10 सीखा रहेगा, है ना, तो एएस 10 में ना आप पीपी को फेयर वैल्यू पे भी रख सकते थे, तो उसका भी आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रिएट करते थे। नहीं याद तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट रिजर्व के नाम याद रख लो। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर अमालगमेशन रिजर्व। अगर ये 3 में से आपको किसी भी नाम का रिजर्व दिखता है तो उसको इग्नोर करना। डज नॉट इंक्लूड का मतलब माइनस मत करना बैठ के, उसको इग्नोर करना, अवॉइड करना, इसको गिनना ही मत, बराबर, ध्यान रखना। तो ये आपका नेटवर्थ का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। ये एएस का ही फॉर्मूला है, एएस आता तो आता रहेगा, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, ऐसा देख के निकल जाओ। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? डन, ठीक है। अब फटाफट से अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आपको अपना पेज नंबर खोलना है 1A। चैप्टर का नाम है ना 1A दिया जान मुझ के, ठीक है, 1A.1, ठीक है, ये आपका पेज नंबर है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, मैं एक आदत है मेरी, अपन क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन
जब मुझे कोई क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो मैं उस क्वेश्चन को है ना एलडीआर करके मार्क करता हूं। सो सीख लो ये चीज, ठीक है। आई विल मार्क दैट क्वेश्चन एज एलडीआर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलडीआर? एलडीआर का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन। मतलब आप लास्ट डे पे देखो, आप एफआर में देयर आर मोर देन 1500 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिविजिट ऑल द क्वेश्चन ऑन द लास्ट डे? द आंसर इज नो। तो आपको फिल्टरिंग चाहिए होती है ना। तो अपन फर्स्ट टाइम में तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन आगे जब जाएंगे तो अपने को फिल्टरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी अपन डाल देंगे 240 250 260 आवर्स, लेकिन बार बार एफआर को देने के लिए इतना समय नहीं होगा अपने पास। अपने को बाद में एफआर को कंसाइज भी तो करना है, तो तुमको वो मेहनत नहीं करनी है, वो मेहनत तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, है ना। तो एलडीआर का मतलब क्या होता है? एलडीआर का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। एलडीआर का मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसने आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से कवर किया। या सपोज 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से ऐसे 3 क्वेश्चन जो आपके 100% कंसेप्ट कवर करते हैं, तो वो आपको बाकी से तुम्हें लग्जरी नहीं मिलने वाली। शायद एफआर में आपको मैं वो लग्जरी दूंगा, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको वो हेल्प करके दूंगा, ठीक है। चिंता मत करना। चलो, तो अपन एलडीआर करके मार्क करेंगे, ओके। तो जहां मैं मार्क कराऊंगा वहां करना, हर क्वेश्चन को मत करना एलडीआर मार्क, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलते हैं, सुन लो फटाफट से। फॉलोइंग इज द स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए एज ऑन 31 मार्च 14। कंपनी एज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 14 का दिया हुआ है। देखो 14 क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो अपने को नेटवर्क चेक करना है एज पर द रोड मैप विच फेस कंपनी ए फॉल इनटू। ऑफ कोर्स वॉलंटरी वाला मत चेक करना, वॉलंटरी अडॉप्ट करेगा तो अपन चेक करते नहीं है, बराबर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये चेक करना कि कौन सी, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो लिस्टेड कंपनी है। बताओ कौन से फेज में फॉल करेगा? 31 मार्च 14 का नेटवर्क निकालो और बताओ कौन से फेज में फॉल करेगा। मेरे को पहले नेटवर्क का आंसर चाहिए, ठीक है, तुम सबसे। अपन क्लास में टाइम देंगे सॉल्व करने का हमेशा तुमको, ताकि तुमको आई किनारे मालूम पड़ेगा। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेटवर्थ कितना है मेरे को उसका आंसर चाहिए। नेटवर्थ पहले नेटवर्थ बताओ, फिर अपन देखेंगे कौन से फेज में आएगा, ठीक है। जल्दी से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, मेरे को आलम ने बोला है फेज 1 में आएगा, मोहम्मद आलम ने बोला ओके। सक्षम ने बोला है 345 आ रहा है। अमया ने बोला है 505 आ रहा है। चलो, मुझे क्या क्या आंसर आ रहे हैं? मुझे एक 505 का आंसर आया, एक मुझे 345 का आंसर आया। बाकी हीरो लोग, अमया ने 505 बोला, राहुल ने 505, नमन ने 505, शिवांश ने 505, माधव ने 505, मल्लिका ने 505, सिद्धार्थ ने 585, ओके। सिमरन ने 505, तो एक 585 भी आंसर आया, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से अभी मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा टाइम अप। सुन लो क्या क्या आएगा नेटवर्क में। क्या क्या आएगा? कैपिटल आएगा, प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व, याद है, इग्नोर करना, इग्नोर। रीवैल्यूएशन रिजर्व, डेप वाला रिजर्व, या फिर वो अपना तीसरा देख लो इधर कौन सा था, अमालगमेशन रिजर्व, ये इग्नोर करना है अपने को, तो ये इग्नोर 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 इग्नोर। पीएनएल वाला रिजर्व आएगा। लाइबिलिटीज तो नहीं लूंगे ना भाई, नेटवर्क में लाइबिलिटीज नहीं आती है। हाँ। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइटन ऑफ, तो ये माइनस करते हो आप, बराबर। क्या तो क्या रहेगा आपका? कैल से उठा लो। इट विल बी 160 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 75 माइनस 80, तो 505 इज द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से। 505 लिस्टेड हो, है ना। तो फेज 1 में तो लिस्टेड अनलिस्टेड में भेदभाव नहीं है। फेज 1 में आप फॉल कर जाओगे, 500 के ऊपर है इसलिए, बराबर। तो फेज 1 में फॉल कर जाओगे आप, ठीक है। तो बोलता भी है देखो, मेट द क्राइटेरिया ऑफ 500, फेज 1 में आ जाएगा। तो फेज 1 में कब से एप्लीकेबल है सर? डेट डे बताओ, डेट 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 डेट। तो कैसे डेट याद रहेगी? अरे वो डेट लिखो सारी। 1 अप्रैल 15 16 17, ये था वॉलेंटरी, ये था मैंडेटरी का फेज 1, ये था मैंडेटरी का फेज 2। तो हम मैंडेटरी के फेज 1 में है, तो 16 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल है, तो बोला गया 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल है। लिखा करो ऐसा सीधा, 15 16 17 18 19 सीधा ऐसा, सिंपल। अच्छा, विल आवर आंसर चेंज इफ ए इज एन अनलिस्टेड कंपनी? अरे बाबा, फेज 1 में तो लिस्टेड अनलिस्टेड में भेदभाव है ही नहीं, तो अगर अनलिस्टेड होगा तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा, तो विल आवर आंसर विल नॉट चेंज, है ना। स्टिल वो फेज 1 में रहेगा। अनलिस्टेड होगा, इट वुड बी कवर्ड अंडर फेज 1। तुमको समझा गया? सिंपल, खत्म कहानी। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या बोलते हैं? लेट्स से इन इलस्ट्रेशन नंबर 1 द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नेगेटिव 375। बोलता है अगर ये पॉजिटिव 75 के बदले नेगेटिव 375 होता तो क्या होता? नेगेटिव 375 होता तो क्या होता? तो कैलसी पे लो। कैलसी पे क्या लेंगे, कैसे लेंगे अपन? अपन बोलेंगे 160
प्लस 200 प्लस 150 माइनस 375, नेगेटिव है तो माइनस 375 और माइनस 80 भी करोगे तो 55, इतना कम सा आता है 55, कितना आता, कितना है 55, यस 55 आएगा। अगर आपका वो नेगेटिव 375 होगा तो 55 आएगा आपका गाइस, बराबर, यस। तो फिर अब बताओ आप कौन से फेज में फॉल करोगे, है ना। When इंडेक्स शुड बी एप्लीकेबल टू कंपनी है, तो आप बोलोगे आप तो फेज में फॉल ही नहीं करोगे सर। नहीं ना, पहले तो आपको यह देखना है कंपनी ए लिस्टेड है कि नहीं है। पहले बोला गया था कंपनी ए लिस्टेड है, तो अगर आप लिस्टेड हो, अगर कंपनी ए लिस्टेड है तो फिर चलो फेज 1 में तो फॉल नहीं करोगे, लेकिन फेज 2 में तो कर जाओगे ना, लिस्टेड है तो कब से एप्लीकेबल रहेगा, 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल रहेगा। और विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी ए इज अनलिस्टेड, अगर अनलिस्टेड होती तो नॉट एप्लीकेबल इन फेज 1 एंड फेज 2, फिर तो दोनों फेज में एप्लीकेबल नहीं होता भाई साहब, ठीक है। तो देखो बोला गया मेरे हिसाब से डज नॉट मीट द क्राइटेरिया इन फेज 1, वो तो हमको पता है। कंपनी ए लिस्टेड है तो इररिस्पेक्टिव वी कवर्ड अंडर फेज 2, है ना, ध्यान रखना। तो एप्लीकेबल कब से रहता है फेज 2 में, 1 अप्रैल 17 से। ये हाईलाइट जो कर रहा उतना मार्क कर लेना। देखो एक लास्ट मोमेंट पे आप सारा पूरा वर्ड बाय वर्ड थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, तो अपने क्लास में जब देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे वो अपन क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे बाकायदा। अभी जो थियरी वाले क्वेश्चन है ये अपन इसमें मार्क कर लेंगे ताकि अपना नोट्स कंसाइज हो जाए। तो यहां मैं आपको जो हाईलाइट करवा रहा हूं वही बाद में पढ़ने का, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कंपनी ए अनलिस्टेड है तो नॉट बी एप्लीकेबल अंटिल इट बीचेस द नेटवर्थ क्राइटेरिया। अब तो अनलिस्टेड वो आपने लिखा, डिस्कस किया चीज। देखो आपको एक बात बोलूं क्या, जितना आप ऐसे समरी सोल्यूशन बनाओगे ना बाजू में क्वेश्चन के, उतना आपके लिए आसान होएगा, ध्यान रखना। बुक नहीं आई है अब तक तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इनिशियल डेज का पीडीएफ मैंने तो आपको दे रखा है, वो प्रिंट मार के रख लो, कोई टेंशन नहीं उसके अंदर, ठीक है, यस। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। द नेटवर्थ ऑफ कंपनी बी वॉज 600 ऑन 31 मार्च 14। अच्छा ये बताओ 31 मार्च 14 से अपन चेक करना शुरू करते हैं, उस दिन अनलिस्टेड है, ठीक है, अनलिस्टेड है तो उस दिन कितना है 600। बताओ कौन सा फेज, अब मैं नहीं हेल्प करूंगा, अब आप बताओगे मुझे यार गाइस, अब मैं नहीं हेल्प करूंगा, अब मैं नहीं कर रहा, अभी तुम बताओगे मुझे। चलो बताओ कौन सा फेज, सक्षम, वेरी गुड आंसर, फेज 1 में आएगा। 600 मीट हो गया ना। फेज 1 कब से, भूल गए सर, डेट ही भूल गए, अरे डेट लिखा करो ना, 15, 16, 17, ये तो वॉलंटरी होता है, इसको भूल जाओ, ये मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी का फेज 1 16 से होता है, तो फेज 1 1 अप्रैल 16 से, ठीक है, ओके। तो मैं बोलूं एक बार तो एप्लीकेबल इसको हो गया, तो आपको पता ना इंडेक्स 1 से एप्लीकेबल, मैं भूल गया, इंडेक्स 1 से एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार रिश्ता हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, ऑलवेज एप्लीकेबल, याद है क्या वो वाला पार्ट। तो क्या बोलता है, हाउएवर ड्यू टू लॉसेज इन 14-15, अगले साल लॉसेज हो गया तो नेटवर्थ हो गया 400, फ्रॉम व्हेन कंपनी बी शुड अप्लाई इंड एस। बोलता है अगले साल तो मीट नहीं किया तो अब मैं अगले साल इंडेक्स फॉलो नहीं करूं, चलेगा क्या? ओ ना बाबा, ना मुन्ना ना, एक बार एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल भाई साहब, ठीक है। तो क्या बोलता है, आपका एक बार तो कट ऑफ डेट पे तो 500 के ऊपर हो गया तो फेज 1 में फॉल कर गए, है ना। हाउएवर आपके माइंड में आ जाएगा कि अप्लाई होएगा कि नहीं होगा बाद में जाके, तो देखो क्या बोलता है, इफ द नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर कंपनी वंस मेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट लेटर डेट इट वाज नॉट मेट। समझ रहे हो तुम? तो कब से फॉलो करेंगे, 1 अप्रैल 15 से फॉलो, 1 अप्रैल 16 से फॉलो करेंगे, सिंपल, क्लियर किया, यस, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर आगे। नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी वॉज 400 ऑन 31 मार्च 14, तो 400 के हिसाब से तो फेज 1 में फॉल नहीं कर रहा अब तक तो फेज 2 में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाउएवर नेटवर्थ वॉज 600 ऑन 31 मार्च 15 पे तो 600 था। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका फेज 1 कब से आता है, 1 अप्रैल 16 से आता है, तो अगर 31 मार्च 14 या 31 मार्च 15 या 31 मार्च 16 पे भी अगर आपका नेटवर्थ
इनमें से कभी भी आपका नेटवर्क ग्रेटर इक्वल टू 500 हो जाए तो भी आप फेज वन में ही फॉल करोगे। नॉट नेसेसरी कि इसी दिन पे मीट करना है। अरे आपके फेज वन के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक अगर मीट हो जाए तो फेज वन में फॉल करोगे। अब वो बोलता है मेरा 31 मार्च 15 को 600 हुआ, बताओ कौन सा फेज, फेज वन की फेज टू, बता देना फटाफट से। अरे जल्दी से बता दो गाइस। मेरे को हर्ष और मल्लिका और सोनाली और सुमिरन ने आंसर किया है 1 अप्रैल 16, फेज वन बोलते हैं सब लोग। क्या फेज वन होएगा क्या गाइस? सच्ची? नहीं नहीं सच, मैं नहीं मानता है, सच्ची नहीं नहीं मैं नहीं मानता। करेक्ट आंसर फेज वन में फॉल करोगे। क्यों? 14, 15, 16 में से कभी भी करो तो फेज वन में ही आएगा आपका। बराबर क्या? क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपने को फॉलो करना होता है। तो यहां आपका 15 में मीट करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेज वन में ही आओगे। फेज वन का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 16 से अप्लाई करोगे बस। तो देखो बोला हुआ ये चीज है ना, इंडेक्स के रोड मैप में कवर नहीं की तो एक ITFG का बुलेटिन नंबर 1 इशू किया गया था। सर हमको ये नाम याद रखना है क्या, नंबर वगैरह? अरे नहीं बाबा। अच्छा ITFG का फुल फॉर्म एक जगह तो लिख के रख लो। ITFG का मतलब होता है इंडेक्स टेक्निकल फैसिलिटेशन है सब। क्या फैसिलिटेशन नहीं भाई, फैसिलिटेशन मतलब अवार्ड देना होता जो तुम सीए बनने के बाद आएगा। फैसिलिटेशन ग्रुप ITFG। तुमने वो फिर फेरी मूवी देखी है क्या? बोलता है ना आपने कौन सी डिग्री की है? ITUS। हाँ, इसकी टोपी उसके सर। बोलता है गुड 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 गुड। फिर बोलता है इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। नॉर्मल चलेगी विकास, टेंशन मत ले। चलो फेज वन हमें फेज वन उस केस में, ठीक है। चलो ओके कूल। लेकिन नंबर याद मत रखना गाइस, टेंशन जरूरत नहीं उसका। तो आप कहां फॉल करोगे देख लो जरा, फेज वन में फॉल करोगे, 1 अप्रैल 16 से अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। आ जाए 5th क्वेश्चन के ऊपर गाइस। 5th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन को अपन एलडीआर मार्क करें? नहीं जरूरत नहीं है। नहीं इसको मार्क कर सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं, सिंपल है ये वाला पार्ट। चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ जाओ। कंपनी डी इज अ पेरेंट ऑफ ग्रुप ए, ठीक है। ये अपन ऐसा भूल जाते हैं तो सुनो क्या बोलते हैं। ऐसा एक चार्ट बनाने का था, चार्ट इधर बाजू में लिखो। डी पेरेंट है, किसका पेरेंट है? ए का पेरेंट है। तो ए कौन हो गया? ये सब्सिडरी हो गया, है ना। फिलहाल अभी ए सब्सिडरी है, इसके लिए ये ऐसा हायरार्की चल रहा है। क्लियर? ओके। कंपनी ए इज अ अनलिस्टेड कंपनी। ए कौन है? ए है अनलिस्टेड। लिख देता हूं मैं। हमेशा है ना ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया करो, बाजू में छोटा में लिख दिया करो क्या चल रहा है क्वेश्चन में, तो अपने लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यस। तो डी का सब्सिडरी कौन? ए, ठीक है सर। आगे अनलिस्टेड कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 60 करोड़। इसका नेटवर्थ ऑफ 60 करोड़ है, गरीब कंपनी, छोटी कंपनी है। चलो ऑन 31 मार्च 14, ठीक है। फॉलोइंग आर दी अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप। बाकी कंपनीज ग्रुप की बताई गई है। क्या है? सुनो हायरार्की सुनना भी कैसा है। कंपनी बी अनलिस्टेड है और इसका रिलेशनशिप क्या है? इट इज अ सब्सिडरी ऑफ ए। कंपनी बी सब्सिडरी है ए की, इसका मतलब ए कौन हो गया? ए हो गया पेरेंट। सब्सिडरी ऑफ ए मतलब ए पेरेंट और बी सब्सिडरी हो जाएगी ना। तो हायरार्की देखो, डी का सब्सिडरी ए के पास भी एक सब्सिडरी है, कौन है? बी। यही बोला है ना, बोलता है बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, तो ए हो जाएगी पेरेंट। इस वाले रिश्ते में ए कौन होएगा? ए आपका पेरेंट हो जाएगा इस रिश्ते में, ए पेरेंट और बी आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। और नीचे देखो क्या बोलता है, एक सी भी है। सी कौन है? सी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी। सी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी, इसका मतलब बी का भी एक सब्सिडरी है सी। तो इस रिश्ते में बी हो जाएगा पेरेंट और सी हो जाएगा सब्सिडरी। चेन चल रहा है भाई, चेन। पेरेंट इसकी एक सब्सिडरी, इस सब्सिडरी का एक सब्सिडरी, इस सब्सिडरी का एक सब्सिडरी। ये क्या खेला कूदी कर रहे हैं लोग, बताओ। ठीक है चलो क्लियर है वाला पार्ट क्या? ओके कूल सर, आगे बढ़ जाते हैं। वेदर इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू ए बी एंड सी। देखो डी का बात नहीं किया तो डी को हटा दो पिक्चर से। जिसका बात नहीं किया उसके बारे में सोचने का नहीं, सिंपल सी बात है। तो ए बी और सी का बात किया गया, लेकिन अपन ने एक चीज तो देखी ही नहीं, एक चीज तो अपन ने देखी ही नहीं।
ए का नेटवर्थ कितना था, तो ए का नेटवर्थ तो करीब 60 करोड़, इसको तो एप्लीकेबल फिलहाल अब खुद से तो नहीं हो रहा है इसको एप्लीकेबल, ठीक है। आगे कंपनी बी किसका सब्सिडरी है, ए का सब्सिडरी है, और ये जो नेटवर्थ है ये किसका दिया हुआ है, ये नेटवर्थ जो है ये इस कंपनी का नेटवर्थ दिया हुआ है, ठीक है, जो पहले कॉलम में दी गई है आपको। बी का नेटवर्थ कितना है 600, तो मैं लिख देता हूं बी का नेटवर्थ 600 करोड़ 31 मार्च 14 का, तो मैं बोलूं ये तो फेज 1 में फॉल कर गया, ठीक है। और सी का नेटवर्थ कितना 150, तो सी को भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताओगे बी को तो एप्लीकेबल हो गया फेज 1 से, अपने को पूछा है ए बी और सी तीनों का, बी को तो एप्लीकेबल है मेरे को पता है, मेरे को ए और सी का बताओ, खुद बुद्धि लगाओ, मैं तो हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम बताओगे एप्लीकेबल है या नहीं है, बताओ। सुमिरन ने बोला एप्लीकेबल है ए एंड सी को बिकॉज ऑफ बी, ओके गुड आंसर। बाकी प्रशांत बोलते हैं तीनों में अप्लाई करो, मोहम्मद बोलते हैं तीनों में अप्लाई करो, बाकी भूमिका कहते हैं तीनों में अप्लाई करो, ओके। बाकी सक्षम कहते हैं तीनों में अप्लाई करो, और हिमांशु कहते हैं तीनों में अप्लाई करो। एक बार ताली बजाओ अपने लिए, प्राउड ऑफ यू। क्यों, तुमको लग रहा है ये तो सर बहुत इजी है, सर इजी नहीं है, तुमको समझ गया इसलिए इजी लग रहा है। पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, जहां तुमको चीजें समझ में आएगी वहां तुमको चीजें इजी लगेगी, जहां समझ में नहीं आएगी वहां तुमको डिफिकल्ट लगेगा। तो समझ गया तो इजी लग रहा है। तो अब मेरा सवाल ये था कि ए और सी को एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप सब ने करेक्ट आंसर किया है कि ए और सी को भी एप्लीकेबल है, खुद की वजह से नहीं, इस नमूने की वजह से, क्योंकि बी को एप्लीकेबल तो आपके पेरेंट और आपके सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल। खत्म, तो बोला हुआ देखो। फेज 1 में फॉल करेंगे, बी को एप्लीकेबल तो ए और सी को भी एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल 3 कंपनीज ए बी सी, सिंपल, क्लियर। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसको आप मार्क करोगे एलडीआर, एल्डोराडो। मस्त क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। पता है कौन सा क्वेश्चन है ये, ऐसा मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ। चलो देखते हैं कितना याद है आपको, आ जाओ। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी, अब स्ट्रक्चर खुद बना के दिया हुआ है। कंपनी डी की 2 सब्सिडरी ई और एच, ठीक है, ओके। ई की 2 सब्सिडरी एफ और जी, बराबर। आपको अगर लाइंस क्लियर नहीं है तो मैं लाइंस बराबर कर देता हूं आपके लिए। डी की 2 सब्सिडरी है, ठीक है, ई और एच, और ई की 2 सब्सिडरी है एफ और जी, बराबर, और एच की एक सब्सिडरी है आई, ठीक है, यस। आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, ओके। ऑल द कंपनीज इन द अबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड, सारी कंपनीज अनलिस्टेड है, बोलता है सब अनलिस्टेड है, कोई लिस्टेड नहीं है। एंड द नेटवर्थ ऑफ ई, ई का नेटवर्थ दिया हुआ है, ई ससुरी का नाती का नेटवर्क दिया हुआ है, ई का नेटवर्क दिया हुआ है, ई का नेटवर्थ 300, और बाकी सारी कंपनीज का इज बिलो 250, इसका सब का बिलो 250, कोई अकेला खुद मीट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये अकेला ई खड़ा हुआ है, बोलता है मैं मीट कर गया सर, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन से फेज में आएगा ई, पहले ई की बात तो कर ले। ई ससुरे का नाती खुद कौन से फेज में आ रहा है, अरे ई ससुरे का नाती हम ई कौन से फेज में आ रहा है, ई फेज 1 में आ रहा है, नहीं, करेक्ट आंसर ई तो फेज 2 में आ रहा है। और फेज 2 की डेट, अरे सर मैं डेट फिर भूल गया, अरे भूलने की जरूरत ही नहीं है, लिखो 15, 16, 17, वॉलेंटरी मैंडेटरी, ये वॉलेंटरी में कुछ नहीं, मैंडेटरी में फेज 1 फेज 2, तो मैंडेटरी का फेज 2 हो गया 1 अप्रैल 17, तो ई को तो एप्लीकेबल हो गया, समझ गए सर, मान लिया। तो ई को एप्लीकेबल है फेज 2 1 अप्रैल 17, देखो कर दिया ना अपन ने ये काम, इजी कर दिया सर, ठीक है। अब मुझे बताओ ई की वजह से किसको किसको एप्लीकेबल आपके हिसाब से हो जाना चाहिए। देखो ई को तो है, ये तो मान लिया है ना, ई को तो है वो मान लिया, ठीक है। अब ई की वजह से बाकी किसको एप्लीकेबल करे ये बताओ। विकास कहते सर नेटवर्क की देत नहीं है, तो मान लो ना पहले की होगी, कभी कभी मान लो जिस साल मीट करेगा उसका अगले साल से मीट, उसके अगले साल से अप्लाई करना है इंडेस, ठीक है, ध्यान रखना। हम मान लेते हैं कि नेटवर्क सपोज 31 मार्च 14, 15, 16 के पहले, 17 के पहले का होगा, ऐसा मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ ई की वजह से और किसको अप्लाई करेगा। देखो ई को तो एप्लीकेबल है, और किसको अप्लाई करे, तो मुझे खुशी ने आंसर किया है डी एफ जी, अमित ने आंसर किया है डी, मतलब ये सबको,
मेघा ने भी यही आंसर किया है, अक्षय ने भी सेम आंसर, प्रशांत ने भी सेम, भूमिका ने भी सेम, ममता ने भी सेम। क्या यार तुम लोग सब राइट आंसर कर रहे हो? हिम्मत है तो रॉन्ग आंसर करके दिखाओ। राइट तो हर कोई आंसर करेगा, रॉन्ग सर आप कैसे आदमी हो? देखो मैं पता है कैसा आदमी हूं, जिनको है ना झगड़े देखने में मजा आता है। रास्ते पे झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े रहकर देखते हैं, मैं वो। तो मुझे राइट में फील नहीं आ रही तुम्हारे। तुम राइट आंसर दोगे तो मुझे गुस्सा करने मिलेगा ही नहीं। तुम रॉन्ग करोगे फिर मैं पकड़ूंगा, फिर मैं थोड़ा गुस्सा करूंगा, फिर मजा आएगा ना गाइस। राइट आंसर कर, अच्छा मजा नहीं आया, वो बोलते ना, वो मोदी जी बोलते ना मजा नहीं आया। राइट आंसर में तुम्हारे मेरे को मजा नहीं आया। हाँ चलो ठीक है, अब तुम कर रहे हो तो मैं क्या बोलूं। ठीक है। चलो तो सही आंसर किया तुमने। इसका डायरेक्ट पेरेंट और इसकी डायरेक्ट सब्सिडरी एसोसिएट इनको एप्लीकेबल हो जाएगा। सॉरी, दो सब्सिडरी है, एक एसोसिएट एक सब्सिडरी है, तो डायरेक्ट जो इनको एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो फेलो वाले हैं ना, फेलो वाले, ये जो फेलो वाला है, ये फेलो इनको नॉट एप्लीकेबल, बराबर। तो डी को एप्लीकेबल हो जाएगा, ई एफ को और जी को एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल। बट ये इनको एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपको याद है फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस, फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस ये डेटा तो पेरेंट को भेजेंगे इंडेस के स्ट्रक्चर में। फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस इनको डेटा तो भेजना पड़ेगा डी को एज पर इंडेस, बट ये अपना जब फाइनेंशियल बनाएंगे तो एज पर एएस बनाएंगे। चाहो तो आप वॉलंटरी ऑप्ट कर लो, वो अलग बात है इंडेस के लिए भी। आपने डिस्कशन पूरा किया हुआ है गाइस, तो वापस रिपीट नहीं करेंगे डिस्कशन को। तो रेलिवेंट पार्ट मार्क कर लेते हैं क्या? इन लोग को वॉलंटरी चाहिए तो वॉलंटरी ले लो आप, क्योंकि आपको फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस इनको डेटा भेजना ही पड़ेगा। बट वैसे आपको एप्लीकेबल नहीं है, आपको इंडिविजुअली तो एप्लीकेबल नहीं, इंडिविजुअली आपको एएस एप्लीकेबल है भाई। तो देख लो, इधर आ जाओ। मैं आपको रेलिवेंट पार्ट मार्क करा दूंगा, इसमें अच्छा थियरी दिया हुआ है। और आपको थियरी याद मत करना, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आ जाओ। तो क्या बोलते हैं, इसमें भी आईटीएफजी का आपको रेफरेंस दिया हुआ है, बट आपको याद रखने का जरूरत नहीं है नंबर, ठीक है। तो क्या बोलता है सुन लो, अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप दैट इज एचएनआई वुड नॉट बी कवर्ड अंडर इंड एस। उसका थियरी यहां दिया हुआ है, ठीक है। वो क्राइटेरिया वगैरह मीट करेगा आपके होल्डिंग। देखो यहां बोला हुआ है, एक लाइन मार्क कर लो अच्छी सी। इंडेस अप्लाइज टू होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, है ना। बट रिक्वायरमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू अनदर फेलो सब्सिडरी। फेलो को एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना। बट आगे एक और चीज बोला गया है, होल्डिंग कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड अंडर इंडेस, है ना। सच फेलो सब्सिडरीज हाउएवर मे ऑप्ट वॉलंटरीली टू प्रिपेयर फाइनेंशियल एज पर इंडेस, क्योंकि डेटा तो उनको भेजना पड़ेगा, है ना। देयरफॉर सच सब्सिडरीज में बी रिक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी टू फर्निश फाइनेंशियल एज पर इंडेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग होल्डिंग कंपनी सीएफएस। मतलब ये तो पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। ये पूरा वो डिस्कशन है जो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू क्लास में किया था, पूरा वो डिस्कशन है। तो पैराग्राफ ही बहुत अच्छा है ये, इसलिए ये क्वेश्चन भी एलडीआर है। तुम समझ रहे हो क्या? क्लियर? ठीक है, आगे। फिर अदर कंपनीज का एप्लीकेबल नहीं है। हाउएवर एचएनआई वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अंडर इंडेस फॉर डी फॉर सीएफएस, है ना। तो वो चाहे तो वॉलंटरी ऑप्ट कर सकते हो, मे ऑप्ट फॉर वॉलंटरी, सिंपल, कहानी खत्म। सर हमको ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम में? अरे नहीं बाबा, अपना इंटर याद करो। लॉ का पेपर तुमने वर्ड टू वर्ड लिखा था क्या? नहीं ना, हुए ना पास। ऑडिट का पेपर तुमने वर्ड टू वर्ड लिखा था, नहीं ना, हुए ना पास। तो कैसे लिखेंगे सर? अरे अपनी इंग्लिश में, अपनी अंग्रेजी में लिखो, बट बस कीवर्ड लिखना कि एचएनआई को एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू एचएनआई, है ना। दे कैन नॉट वॉलंटरीली, दे विल हैव टू फर्निश इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सीएफएस पर्पस। इतना लिखा ना इंग्लिश में, बस हो गया। रट्टा मत मारना। ये देखो, इनका काम है एकदम लैंग्वेज में देना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब याद करना। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है गाइस, समझ रहे हो? यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी तो एसोसिएट है ना, वो कैसे होगा? अरे बाबा, आपकी सब्सिडरी, आपकी पेरेंट, आपकी एसोसिएट, आपकी जॉइंट वेंचर, तीनों का एसोसिएट भी आता है बाबा। एसोसिएट को यार तू क्या यार सौतेला भाई बोल के बाहर कर रहा है? ऐसा थोड़ा ना चलता है नवीन भाई। बस क्या नवीन भाई? चलो आगे बढ़ो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है सुन लो। एबीसी इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। ये इनकॉर्पोरेट हुआ है फॉरेन कंट्री में, तो ये तो फॉरेन कंपनी हो गया सर। सर फॉरेन कंपनी को इंडेक्स लगा दे क्या? अच्छा बताओ ना, एक कंपनी जो बाहर की कंपनी है उसको लगा दे इंडेक्स? लगा दे? अरे उसको लगा मत देना जो इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ, हाँ, जो इंडिया का है ही नहीं, उसको तू बोल रहा है? हाँ समझ रहे हो तुम कि तू दिवाली मना के फुलझड़ी जला?
अरे वो बोलते हैं मेरे को नहीं मनाने का इंडियन फेस्टिवल, तुम समझ रहे क्या? हाँ तो भाई इसको मत अप्लाई कर देना फॉरेन कंपनी को, उसका नेटवर्थ तुमको देखो, इन लोग तुमको कुछ समझ रहे हैं, इन लोग को लगता है तुम्हारे माथे पे कुछ लिखा है, तुमको बोलते भी नेटवर्थ 700 करोड़, अरे उसको बोलेगा ना मुन्ना ना, हम इंडियन नहीं है, हमको दिवाली होली नहीं मनाने का है, हमको राखी नहीं बनवाने का है, सिंपल। हाँ ओके चल ठीक है, बट उसकी 2 सब्सिडरी है, एक्स और एक्स जिसका नेटवर्थ है 600, ठीक है। तो एक फॉरेन कंपनी की 2 सब्सिडरी, कौन? फॉरेन कंपनी एबीसी, इसकी 2 सब्सिडरी एक्स एंड वाई, वो दोनों इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो ये इंडियन कंपनी, इसका नेटवर्थ 600, ये इंडियन कंपनी, इसका नेटवर्थ दिया हुआ है 150। बताओ, और कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 14 का नेटवर्थ दिया हुआ है, तो ये तो फेज 1 में फॉल कर जाएगा। अब ये मत बोलना इसकी पेरेंट को भी एप्लीकेबल करो सर, अबे उसका पेरेंट फॉरेन कंपनी, उसको एप्लीकेबल मत करना, उसका पेरेंट फॉरेन कंपनी है, उसको एप्लीकेबल मत करना, ध्यान रखना। क्लियर है क्या वाला पार्ट? ठीक है। व्हाट अबाउट वाई? देखो एक्स और वाई डायरेक्ट सब्सिडरी नहीं है, फेलो सब्सिडरीज है, ये दोनों फेलो है, ये दोनों फेलो है ना आपस में, एक्स और वाई आपस में फेलो है, तो फेलो को अप्लाई करेंगे क्या अपन? मतलब एक्स की वजह से फेलो वाले को अप्लाई करने का? नहीं 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 नहीं, एक्स की वजह से फेलो वाले को अप्लाई नहीं करने का, ठीक है। इसको अपने क्राइटेरिया चेक करने का अपने आप से, ध्यान रखना। तो अब अभी फिलहाल किसको एप्लीकेबल लग रहा है अपने को? सिर्फ एक्स को एप्लीकेबल लग रहा है, जिसका नेटवर्थ 600 है, तो ये 1 अप्रैल फेज 1 में फॉल कर जाएगा। क्लियर है क्या? व्हाट अबाउट वाई? वाई को अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वाई का है ना दो क्या बोलते हैं, वाइल कंपनी वाई हैविंग नेटवर्थ ऑफ 150 वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई एएस, तो एक्स को इंड एएस और वाई को एएस, समझ रहे हो? और ये फॉरेन कंपनी, इसका कुछ बोलना, इसको अप्लाई नहीं होगा भाई। अच्छा ये मत बोलना, इसमें एक और चीज लोग मिस्टेक पता है क्या करते? बोलते सर फॉरेन कंपनी का तो नेटवर्थ 700 था, तो भले इसको मत अप्लाई करो, लेकिन इसका नेटवर्थ देख के बाकियों को अप्लाई कर दो ना। अबे वैसा मत करना, इसको इंडेक्स का कोई प्रोविजन चेक ही नहीं करना, इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स का प्रोविजन मत चेक करना, वो नीचे लिखा भी गया है ना। देखो, एज द फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर financial statement based on index, net worth of foreign company would not be the basis for deciding whether index will apply to x and y or not. तुम समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना, सिंपल, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एलडीआर है, नहीं जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्या बोलता है सुन लो। एज पर द रोड मैप इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18। ओके ठीक है, कंपनी एक्स को कब से इंडेक्स एप्लीकेबल है? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है। कंपनी एक्स इज अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब ना कोई बैंकिंग है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई एनबीएफसी है, नॉर्मल कंपनी, इट इज अ नॉर्मल कंपनी, ठीक है। उसकी सब्सिडरी है वाई, एक्स की एक सब्सिडरी है कंपनी वाई, और कंपनी वाई कौन है? एनबीएफसी है। कंपनी वाई एनबीएफसी है, ठीक है, और ये सब्सिडरी है उसका, ठीक है। ये कंपनी एक्स, ये पेरेंट, और कंपनी वाई सब्सिडरी, ठीक है। देखो पेरेंट को एप्लीकेबल हो गया 17-18 से, तो सब्सिडरी को भी तब से एप्लीकेबल करेगा। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी एनबीएफसी है, एनबीएफसी है तो एनबीएफसी का खुद का क्राइटेरिया चेक करने का। अगर ये सब्सिडरी नॉर्मल कंपनी होता, नॉर्मल कंपनी, तो इसको एप्लीकेबल, तो इसको भी एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपका सब्सिडरी एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस है, तो आप अपना रिस्पेक्टिव डेट चेक करोगे, इनके वजह से मत आना फिर। चलो, अच्छा मैंने उल्टा बोला क्या? कंपनी एक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ वाई, उल्टा हो गया, तो सही करो इसको। कंपनी एक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ वाई, बराबर, तो ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है, ओहो हो, ये माई बाप है। वो ऐसा करते ना, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान तो है। अच्छा है, ऐसे में वो गलती कर देना चाहिए ना बीच बीच में, ऐसे ही कि मालूम मैं गलत पढ़ा दूंगा तुम गलत पढ़ लोगे ऐसा बता देने का मेरे को, हाँ ठीक है। बट मैं ना ऐसे मिस्टेक कर दिया करूँ क्या बीच बीच में? मेरे को लग रहा है ऐसा कर देना चाहिए मेरे को, हाँ। तो ये सब्सिडरी है, ये पेरेंट है, अपने को एरो भी उल्टा कर देना चाहिए ना गाइस, एरो उल्टा करो,
हाँ, तो अब अगर इसको एप्लीकेबल, तो इसके पेरेंट को डायरेक्टली अप्लाई मत करना, लॉजिक सेम है वही, क्योंकि ये एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी पे अपन क्या चेक करेंगे, इधर मैं लिख दूंगा चेक रिस्पेक्टिव डेट्स। चेक रिस्पेक्टिव डेट्स। सौरभ बोलता है अच्छा है, दोनों केस का सोल्यूशन पता चल गया। ओ, बोलता है अच्छी वसूली हो गई मेरे फीस की, वेरी गुड, आ जाओ इधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाई इज अ अनलिस्टेड एनबीएफसी, बोलता है वाई तो अनलिस्टेड है, ठीक है। हैविंग नेटवर्थ ऑफ 400, ओहो, नेटवर्थ 400 का है। बताओ कौन से फेज में। मेरे को शाबाज ने तो पहले ही आंसर कर दिया भाई। शाबाज बोलता है मैं सबसे पहले भाग के जीतूंगा, बोलता है सर फेज 2 में आएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। याद है ना क्राइटेरिया, अगर 500 से ऊपर होता, 500 इक्वल टू या उससे ऊपर, तो फेज 1, वरना फेज 2, तो फेज 2 में आएगा। लेकिन डेट ही नहीं याद आ रही सर मेरे को एनबीएफसी के फेज 2 की डेट ही नहीं याद आ रही, तो क्या करूं, क्या करूं। याद है वो 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा लिखो। 15 1 अप्रैल 15, वो वाला अपना है, अपना वो वाला चीटिंग चीट कोड। 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19। ये था वॉलंटरी कंपनी का, ये दोनों मैंडेटरी कंपनी का बराबर, और ये दोनों मैंडेटरी एनबीएफसी का। और सिंपल सी बात है, ये फेज 1 होगा, ये फेज 2 होगा, तो सर 1 अप्रैल 19 होगा। तुम समझ रहे हो, तुमको है ना ये लिखने का, मैं बता रहा हूं अभी तुमको याद रहेगा, 6 महीने बाद भूल जाओगे डेट्स। तो जैसे ये लिखोगे ना, हाँ हाँ 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा करके, ठीक है। तो 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल है किसको, वाई को। तो मैं बोल दूं एक्स को तो 17, 18 से एप्लीकेबल था, और वाई को कब से एप्लीकेबल रहेगा, 1 अप्रैल 19 से, मतलब 19, 20 से एप्लीकेबल रहेगा। देखो क्या बोलता है, what will be the date of applicability of Ind AS for X and Y? If Ind AS applicable is, if Ind AS applicability date for parent is different from the applicability date of subsidiary, then how will CFS of parent NBFC be prepared? CFS कैसे बनेगा बोलता है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन लिख लेते सोल्यूशन इधर। कंपनी एक्स, नॉर्मल कंपनी, कौन है ये, सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी को एप्लीकेबल कब से हुआ, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, मतलब 1 अप्रैल 17 से। कंपेरेटिव वगैरह देंगे वो अलग बात है ना, ठीक है। उसके बाद तो यहां से इंड एस एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। कंपनी वाई, इसका एसएफएस हो या सीएफएस हो, ये एनबीएफसी है, फेज 2 में फॉल कर रहा है, तो इनको अपन 1 अप्रैल 19 से, मतलब 19-20 से फॉलो करेंगे, बराबर। एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं आपसे, अगर इसका आपको पूछा जाए कि 1 अप्रैल 19 से सीएफएस बनेगा ना एज पर इंड एस, एज पर इंड एस, तो चलो मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछता हूं, एक्स्ट्रा सवाल। फॉर द ईयर 17-18 या फॉर द ईयर 18-19 सीएफएस जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एज पर एएस या एज पर इंड एस, जो पेरेंट है, सीएफएस कैसे बनाओगे, एज पर एएस या एज पर इंड एस। फॉर द ईयर 17, 18, 19, मतलब जब पेरेंट को अप्लाई हुआ उसके पहले वाले सालों की बात कर रहा हूं, जब पेरेंट को अप्लाई हुआ उसके पहले वाले सालों की बात कर रहा हूं। कैसे अप्लाई करोगे सीएफएस, एज पर एएस ही फॉलो करोगे ना सर, बुद्धिमानी वाली बात है यार, ये तो सब्सिडरी थी बेचारी जिसका अप्लीकेबल पहले हो गया, पेरेंट को तो अप्लाई बाद से हो रहा है ना, तो पेरेंट एसएफएस सीएफएस इसी दिन से बनाएगा एज पर इंड एस, उसके पहले के पेरेंट के सारे एसएफएस सारे सीएफएस एज पर एएस ही बनेंगे, एज पर एएस ही बनेंगे। तो एकदम करेक्ट बोला आपने, एज पर एएस ही बनेगा। अब एक डिटेल वाली बात करूं, थोड़ी सी हल्की सी, लिटिल सर, ठीक है। सीएफएस जब एज पर एएस बनाना है ना, तो कंपनी एक्स का डेटा तो एज पर एएस वाला ही लगेगा ना, जो सब्सिडरी है उसका डेटा तो एज पर एएस वाला ही लगेगा ना। तो ये जो एक्स है ना, इसको इंड एस का तो फाइनेंशियल बनाना है, लेकिन इस एक्स को 17, 18 और 18, 19 का जो डेटा है एज पर एएस सेंड करना पड़ेगा ना,
एज पर एएस सेंड टू पेरेंट फॉर सीएफएस, क्योंकि पेरेंट को तो सीएफएस में एएस ही फॉलो करना है। डैशिंग टू द स्नो, यही तो मैं कह रहा हूं। देखो ये सब है ना, हर चीज रटाई नहीं जा सकती तुमको कुछ चीजें ये भी लगाना है। समझो, पेरेंट को ये 2 साल सीएफएस एएस के हिसाब से बनाना है, तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों का डेटा एएस वाला लगेगा। तो एक्स अपना जो सेपरेट फाइनेंशियल है वो तो एज पर इंडेक्स बना रहा है, ठीक है, बट फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस एक्स विल हैव टू फर्निश डेटा ऑफ एएस। देव बोलता है सर सीएफएस बनाते ही नहीं है, छोड़ दो, झमेला बहुत है। अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ये टेंशन मतलब लिखा हुआ इधर, आ जाओ देखो क्या बोलता है, पढ़ लेते एक बार, समझेगा सबको आपको। एनबीएफसी नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 शैल अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 19, बेसिकली फेज 2 से, ठीक है। इन द गिवन केस वाई शैल अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 19, ठीक है। कंपनी एक्स शैल अप्लाई इंडेक्स इन इट्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। एक्स तो इंडेक्स फॉलो करेगा, बराबर, बट हाउएवर यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस बाय कंपनी वाई फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, एक्स ऑल्सो प्रिपेयर इट्स इंडिविजुअल एज पर एएस फॉर पर्पस ऑफ सीएफएस। मतलब बोल दू सेंड डेटा टू पेरेंट as per AS for CFS, as parent will follow AS for 17, 18, 18, 19। लिख लो, ये आसान भाषा में लिखा रहा हूं, सेंड डेटा टू पेरेंट एज पर AS for CFS as parent will follow AS for 17, 18 and 18, 19। देखो एक क्वेश्चन पता अच्छा क्यों बन गया, क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी था और एक एनबीएफसी था, और दोनों की डेट अलग अलग थी, ऐसा। क्लियर है क्या? यस, चलो मेरे ख्याल से वह गुड टू प्रोसीड फर्दर। क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग? खूल, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड फॉर टुडे। देखो क्वेश्चन खत्म हो गए, आप ने फर्स्ट डे पे एक चैप्टर खत्म भी कर दिया। अब आपको एक बात बोलता, सुनना मेरी बात। आपको पता है ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, पहले इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था। पहले ना सिर्फ ये था क्राइटेरियास, और इतना बता के छोड़ दिया गया था। तो पहले इसको पढ़ाने में भी समय कम लगता था, क्योंकि इतनी डिटेल में क्वेरीज आती ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। तो अपन पढ़े और निकल गए। अब न्यू सिलेबस में 8 क्वेश्चन ऐड किए गए, और मैंने क्लास में सारे डिस्कस कर लिए तुम्हारे साथ। अब काफी लोग पूछेंगे सर इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आप बताओ, पहले क्वेश्चन थे ही नहीं तो आते नहीं थे, अब है तो एक 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना। ये नहीं बोलो हर बार आएगा, लेकिन बन सकता है ना। और उससे भी ज्यादा जब इंटरव्यू में जाओगे तो काम आएगा ये। आप बोलोगे सर इंटरव्यू के लिए कहां पढ़ा रहे हो, काम आएगा। इंटरव्यू के लिए हर इंडेक्स काम नहीं आएगा, कुछ गिनती के इंडेक्स काम आते हैं, उसमें से ये एक है। इंडेक्स एप्लीकेबल किसको है तो मालूम करना चाहिए ना यार। यस नेहा, यस। नेहा ने पूछा अगर किसी कंपनी ने वॉलंटरी अप्लाई किया तो वॉलंटरी अप्लाई करने से सबको एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, फिर पेरेंट सब्सिडी वगैरह को एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो अब देखो इसके अंदर है ना बहुत सारा खिचड़ी बन सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जितना अपन ने कवर किया है ना, पहले उतना आराम से समझ लेना, घर पे जाके रिवाइज कर लेना। फिर डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। डाउट सॉल्विंग मैंने बोला ना तुमको, मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो आप, बिंदास करने का कोई टेंशन नहीं है। बट पहले जितना पढ़ा इतना समझो। क्या ये इस पे क्लैरिटी रहेगा ना तो आगे के डाउट समझना और इजी हो जाएगा आपके लिए। बराबर अभी क्या है, अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया,
तो मेरे आपको पढ़ाने से ये नहीं होता कि आपकी पढ़ाई हो गई, आपको घर पे सेल्फ रिवाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी तुम्हारे पास समझ लो हाफ नॉलेज है, एक बार रिवाइज करोगे ना पूरा अच्छे से तो बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। डाउट है तो पूछने का बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यस। मैं बुक की मार्किंग्स मैं अपलोड नहीं करूंगा, बुक में मार्क करना, ये बुक कॉपीराइटेड है, आई कैन नॉट अपलोड द बुक। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो तुमको उसको मार्क करना पड़ेगा। चलो इनिशियल 1-2 दिन का मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने का, बट बाकी तुमको रोज मार्क करना है। मेरे भरोसे मत रहना, मैं ये जो बोर्ड पे लिखता हूं वो मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखना। क्लियर वाला पार्ट क्या? ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से रैप अप टुडे सेशन, बट जाने के पहले एक बार जितना पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा फटाफट से, जल्दी से बोलो अरे यस और नो। क्या एनर्जी है क्या अब तक अंदर अपने पास? गाइस इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। आज का पूरा दिन रिवाइज कर लिया ना सर, मजा आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले अपन ने आज जो बेसिक बातें की वो छोड़ दो, अपन आए थे एफआर के सिलेबस के अंदर। एफआर के सिलेबस में इंड एएस है, ठीक है। अब इंड एएस किसको किसको एप्लीकेबल है वो जानने के लिए अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन टू इंड एएस। तो पहले अपन ने नंबरिंग स्कीम समझी। नंबरिंग स्कीम में क्या था अपने को ये मालूम पड़ा, इंड एएस इज आईएफआरएस कन्वर्स्ड। अपन ने इंस्पिरेशन लिया है उनसे, बराबर क्या? तो 95% सेम है, मतलब 5% का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट। ठीक है सर, ओके। इट इज सेम एज आईएफआरएस। आईएफआरएस में 2 तरह के स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आईएएस एक आईएफआरएस, बराबर। पहले आईएएस चल रहे थे, जो पुराने लगे उसको रिवोक करके नया इशू किया आईएफआरएस। तो अब हमने दोनों अडॉप्ट किया ना। नंबरिंग कैसे रखेंगे सर? नंबरिंग सिंपल है, जो आईएएस 1 है वो इंड एएस 1 है, जो आईएफआरएस 1 है वो इंड एएस 101 है। समझ गया सर? आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन आए थे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि अब एप्लीकेबल किसको किसको है इंड एएस। तो इसके अंदर 4 कैटेगरी में बांट देना, कंपनी, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस। एक्चुअली 5 होना चाहिए, म्यूचुअल फंड भी है। तो अभी पहले हम सिर्फ कंपनी की बात करेंगे। कंपनी में डेट क्या थी याद रखो, 1 अप्रैल 15, 16, 17। 15 में वॉलंटरी, 16, 17 में मैंडेटरी, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में क्या था? लिस्टेड अनलिस्टेड, जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 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 भूल गया मैं, कितना था ग्रेटर देन इक्वल टू? परफेक्ट आंसर 500 करोड़। फेज 1 में था वो, उसका डेट क्या था? 1 अप्रैल 16, याद है ना? 15, 16, 17। 16 में फेज 1 और 17 में फेज 2। उसमें कौन आएगा? ऑल लिस्टेड। लिस्टेड हो बात खत्म, फेज 2 में फॉल कर गए, बराबर। अगर अनलिस्टेड हो तो अनलिस्टेड कंपनी का नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 रहेगा, तो फेज 2 में फॉल करोगे। नेटवर्थ चेक करना कब से शुरू करने का? 31 मार्च 14 एंड देयर आफ्टर, इस दिन से शुरू करने का, जिस दिन अप्लाई हुआ उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से फॉलो करना शुरू कर देना। तो अगर 31 मार्च 14, 15 या 16 में फॉल किया तो फेज 1 में आप फॉल कर जाओगे। अगर 31 मार्च जैसा लिखा था ना अपन ने, 31 मार्च 14, 15 या 16 में मीट किया तो फेज 1 में फॉल कर जाओगे, है ना? ध्यान रखना, मतलब ऑफकोर्स इतना क्राइटेरिया मीट किया तो फेज 1 में फॉल कर जाओगे, आपने देखा था। उसके अलावा जब अप्लाई करोगे तो अपने कंपैरेटिव्स भी एज पर इंड एएस देना। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। आपको एप्लीकेबल तो पूरे गांव को एप्लीकेबल, आपकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट सबको एप्लीकेबल, लेकिन फेलो सब्सिडरी मत अप्लाई करना। उसके अलावा अगर आप पेरेंट हो तो आपका एसएफएस और सीएफएस दोनों बनेगा एज पर इंड एएस। तो भले ही आपकी सब्सिडरी एएस फॉलो कर रही है, उनसे डेटा इंड एएस का मंगा लेना फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस, अगर पेरेंट को इंड एएस एप्लीकेबल है तो। अच्छा, अगर आपकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी है तो फिर डायरेक्ट अप्लाई मत करना, फिर उस केस में बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी का रिस्पेक्टिव डेट देखी जाएगी, ध्यान रखना। आगे एसएमई पे लिस्टेड हो मत अप्लाई करना, कंपैरेटिव्स भी दे देना, ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी फॉल नहीं करती है उसको एएससी फॉलो करना है। आगे बैंकिंग का एप्लीकेबिलिटी डिफर किया हुआ है, इंश्योरेंस का भी डिफर किया गया है। एनबीएफसी में कैसा रहेगा? यहां वॉलंटरी नहीं है, यहां से मैंडेटरी है। फेज 1 फेज 2, इसका फेज 1 शुरू कब होता है? जहां कंपनी का खत्म होता है अगले साल इसका शुरू होता है। तो 15, 16, 17 था, फिर 18, 19 रहेगा एनबीएफसी का। तो 18 में फेज 1 क्राइटेरिया सेम है, 19 में फेज 2 क्राइटेरिया सेम है, बराबर। ये बाकी पॉइंट भी सेम है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के लिए भी इंडेक्स आ चुका है, फॉर्मेट अलग है, 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, अपने को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए। नेटवर्क का फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल, रिजर्व्स, प्रीमियम ऐड करना, कुछ लॉसेस रहेगा तो माइनस करना, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, मिशन एक्सपेंडिचर, राइट ऑफ नहीं कैसे साइड में दिख रहा है माइनस करना। उसके अलावा अगर रीवैल्यूएशन के नाम से, डेप के नाम से या अमालगमेशन के नाम से कोई रिजर्व है, इग्नोर करना, इग्नोर, ठीक है, ध्यान रखना। परफेक्ट कहानी। तो ये अपन ने देखा था। उसके अलावा अपन ने एक अच्छा एग्जांपल किया था जो क्वेश्चन के अंदर भी आया था, जो मैंने बता दिया कि फेलो सब्सिडरी पे अप्लाई मत करना, बट फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस डेटा मंगाना पड़ सकता है एज पर इंड एएस, ठीक है। तो अपन ने ये चीज की थी। और अपन ने एक क्वेश्चन अच्छा अपन ने एलडीआर मार्क किया था, मेरे ख्याल से एक के बदले 2 आपको एलडीआर मार्क कर देना चाहिए। जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन था लास्ट वाला, तो इसको भी आप एलडीआर मार्क करोगे, ठीक है। एलडीआर की शीट खुद अपन सब लोग अलग अलग मेंटेन रखेंगे, ठीक है क्या? अच्छे से खुद के लिए मेंटेन रखो, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा आप लोग को।
ठीक है, चलो तो ये दो आपके क्वेश्चन हो गए एलडीआर। तो आज आपका फर्ज क्या बनता है, ये हो गया रिवीजन। पहले मुझे बताओ, सच्ची में बताओ, मजा आया कि नहीं आया? दिल से बताओ, अच्छा लगा, समझ में आया जो मैंने आपको आज पढ़ाया? ऐसा लगा हाँ सर हो जाएगा मेरे से? बताओ क्या लग रहा है तुमको? यस एक बार बता दो फटाफट से। मजा, वो बोलते हैं राहुल गांधी जी मजा आया। देखो मोदी जी क्या बोलते, मजा नहीं आया। राहुल गांधी जी क्या बोलते, मजा आया, मजा आया था। ओके एकदम मस्त सर, मजा आ गया, मजा आ गया, बोलते मजा आ गया। पूनम कहती मजा आ गया सर, वाह। स्निग्धा कहते हैं यस सर एकदम बढ़िया सर, हम यहाँ कहते हैं यस। तो रोज ऐसी एनर्जी पे क्लास चलेगी, है ना, रोज यही बढ़िया अपन तरीके से क्लास करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आइस ब्रेकिंग होगी, फिर अपन कंफर्टेबल हो गए, फिर तो कंफर्टेबल होने का क्या क्या होगा क्या ही पता, मजा तो बड़ा आएगा। ठीक है चलो, यस यस श्रुति, जो असुर का जो पेरेंट है उसको एप्लीकेबल होएगा श्रुति। ठीक है चलो, करना ही है, अच्छा लगा सर, सुपर सर, कल दो मजा आया, बहुत मजा आ गया, बोलता अभी मजा आएगा, अब भी मजा आएगा ना बेड़ू। साक्षी कहते भी मजा आएगा ना बेड़ू, यस ठीक है चलो। और मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, ठीक है कूल। ओके सो आज आपने जो भी पढ़ा है, आज प्रण लेना अपने आप से कि जितना अपन ने पढ़ा आज रिवाइज करोगे। रिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय रीडिंग एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। एक बार ऊपर से कंसेप्ट देखना, एक बार सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, जो एलडीआर है वो अच्छे से कर लेना, बस सफिशिएंट है। हाफ एन आवर 20 से 25 मिनट्स दोगे तो भी सफिशिएंट है, रिवाइज तो कर लेना। ठीक है तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको मजा आया रहेगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। चलो फटाफट बाय बोलो, जाओ यहाँ से, चलो। सर जी आप बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो बाय एवरीवन, बाय भव्या, बाय मोहम्मद, बाय रोहन, बाय अमित, बाय सौरभ, यस सौरभ यस, चलो बाय अमित, बाय हरीश चंद्र, बाय सोनाली, बाय मित्तल, बाय हर्ष, बाय प्रिंस, बाय अमया, बाय भूमिका, बाय नवीन, बाय ऋतु, बाय खुशी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।